वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। चलिए, अखिलेश यादव और आपने आपने ये बात कह दी। हमारे साथ अनुपम मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनुपम जी, मैं सीधा सवाल आपसे करना चाहूंगा क्योंकि हमारे तीनों पैनलिस्ट ने अपनी बात रख दी है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि पिछली बार जब चुनाव लड़ा गया था तो समाजवादी पार्टी और बसपा एक साथ थी, और अगर हम बात करें पूर्वांचल में तो 5 सीटें समाजवादी पार्टी और बसपा गठबंधन को आई थी, 5 में से 4 सीटें बसपा को आई थी। ऐसे में सवाल उठता है कि इस बार तो बसपा अलग लड़ाई लड़ रही है और इस बार सपा के साथ ओपी राजभर भी नहीं है। वैसे पिछले चुनाव में भी नहीं थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में थे और उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा था। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अब जब बसपा सपा के साथ नहीं है और सपा अकेले चुनाव लड़ रही है, तो क्या इस चुनाव में सपा की स्थिति आप पिछले चुनाव से बेहतर देख पा रहे हैं, खासतौर पर पूर्वांचल में? मेरा पहला सवाल आपसे यह है। मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है कि जिस तरीके से राहुल गांधी आज बिहार में कह रहे थे कि महागठबंधन की हवा बह रही है उत्तर प्रदेश और बिहार में। बिहार तो मैं 22 दिन घूम करके आया हूं, बिहार में मैं लगभग लोकसभा क्षेत्र में घूम करके आया हूं। ठीक है, बिहार में लड़ाई है, बहुत जगह बहुत अच्छी लड़ाई है, लेकिन अभी भी बिहार में सबसे बड़े नेता फिर भी प्रधानमंत्री मोदी हैं, इस बात पे कोई डिबेट नहीं है। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की हालत आपसे समझना चाहूंगा कि पिछले चुनाव से बेहतर स्थिति सपा की है या पिछले चुनाव की तुलना में कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है? क्या मोदी का चार्म कम हुआ है? आखिरकार किस आधार पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव बहुत ज्यादा सीटें जीतने का दम भर रहे हैं? किस आधार पर आंधी की बात कर रहे हैं? आखिरकार इन्हें क्या दिखाई पड़ रहा है, या महज ये जुमला है अपने कार्यकर्ताओं को एक्साइटेड रखने के लिए, उनमें जोश का संचार करने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं? यह महज एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। पंकज भाई, इतने ढेर सारे सवाल आप पूछते हैं कि आखिरी सवाल तक पहला सवाल भूल जाता है। बहरहाल, कुल मिलाकर सारे सवाल का लब्बो लबाब एक ही है। तो रही बात राहुल गांधी की आंधी का जिक्र, देखिए इतना गलत वो नहीं थे, उसके बाद उनका मंच टूट गया, और अगर बचाया नहीं गया होता तो गिर जाते, तो कम से कम उस जगह तो आंधी चली रही थी। बहरहाल देखें, मैंने कभी दावा भी नहीं किया, इनफैक्ट मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं जमीन पे नहीं जाता। मेरा अपना एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने का तरीका है। जमीन पे सईद कासिम साहब जाते हैं, जमीन पे इस बार सुना है आप बिहार में बहुत समय बिता के आए हो, तो मैं बहुत ज्यादा जमीन पे भी नहीं जाता और मैं बहुत ज्यादा हियर से भी नहीं जाता कि साहब 2 आदमियों का हमने सैंपल सर्वे कर लिया और सोच लिया कि क्या होने वाला है। एक बात जो मैं पूरे चुनाव में, सईद कासिम साहब गवाह हैं और चूंकि आप बिहार में थे इसलिए आप थे नहीं, आप बाकी एंकर से पूछिए। एक बात जो मैं हमेशा कहता रहा, मैं कहा साहब बाकी सब तो ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट में हर सीट पे 1 लाख से लेकर 4 लाख तक जो एक दलित वोटों का फायदा हुआ था, वो खसारा कौन पूरा करेगा? बल्कि आप ही के चैनल पे किसी ने मुझे टोका कि साहब खसारा बता दिए, खसारा माने लॉस। तो हमने कहा कि खसारा माने लॉस, तो ये एक सवाल मैं लगातार पूछता हूँ कि साहब ये लॉस कौन पूरा करेगा? सर कासिम साहब से मेरी बात होती, मैं इनसे भी कहता हूँ कासिम साहब आप बताओ, आप तो बसपा की राजनीति को बहुत जानते हो। मैं मानता हूं कि हर सीट पे बसपा का वोट बैंक ट्रांसफर नहीं, मान लिया मैं 2019, देखिए किसी भी चुनाव को समझने के लिए आपको कोई रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। अगर एक रेफरेंस पॉइंट इसमें 14 और 19 से इसलिए लिया जाए, आप इसको 2004 या 1999 के रेफरेंस पॉइंट नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि वहां पे बीजेपी आपको बहुत वीक नजर आ रही थी। और इसके बाद पोस्ट मोदी 2014 का चुनाव भाजपा नहीं मोदी ने जीता, 2019 का चुनाव मोदी ने जीता, और आज भी चूंकि मोदी ही लीड कर रहे हैं, तो आपका रेफरेंस पॉइंट 2019 और 2014 होगा। आपका रेफरेंस पॉइंट 2004 नहीं हो सकता जब अटल जी लीड कर रहे थे, आपका रेफरेंस पॉइंट 2009 नहीं हो सकता जब आडवाणी लीड कर रहे थे। चूंकि नेता नहीं बदला है, इसलिए रेफरेंस पॉइंट भी 14 और 19 ही होगा। मेरा एक छोटा सा वो है कि साहब पहली बात, मान लिया कहते हैं कि 2019 में बहुत वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, मान लिया,
लेकिन मैं जैसे मैंने कहा 1.5 लाख से लेकर 4 लाख वोट तक आपको हर कॉन्स्टिट्यूंसी में मिलेगा ना। वो पूरा ट्रांसफर 50%, 25%, वो भी अगर सारा वो भी जाके आपको 70-80 हजार वोट, 1 लाख वोट हो जाता है हर सीट, वो खसारा कहां से पूरा होगा, वो लॉस कहां से पूरा होगा? नंबर एक। वेस्टर्न यूपी में आप जयंत चौधरी आपके साथ थे, उसके बाद आपका ये बात हुई, इस समय तो जयंत चौधरी आपके खिलाफ है। आप वो खसारा कहां से पूरा करेंगे? इस बार, पिछली बार आप कहते थे कि हमने यहाँ पे एक इंद्रधनुष बनाया है, इस बार वो इंद्रधनुष उत्तर प्रदेश के लिहाज से दूसरी तरफ बना हुआ दिख रहा है। ये सब लॉसेस कहां से पूरे होंगे? एक बात और, ये कम वोटिंग की बात होती है पंकज भाई, कम वोटिंग, कम वोटिंग, कम वोटिंग। देख, कम वोटिंग, मैं इसको भी समझ रहा था, यशवंत देशमुख बहुत अच्छी बात बता रहे थे, और पोलस्टर हैं और वो सर्वेस करते हैं। उन्होंने कहा कि 2004 में 18% का ड्रॉप आया था शहरी पॉपुलेशन, 18% ड्रॉप शहरी वोटिंग में आया था, और अटल जी हार गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रीडोमिनेंटली शहरी पार्टी कहलाती थी उस समय। दो अंतर है। पहली बात, भाजपा सिर्फ शहरी पार्टी बची नहीं, नरेंद्र मोदी के आने के बाद भाजपा शहरी पार्टी नहीं बची, वो गांवों में आपको मात दे रही है, नंबर एक। नंबर दो, इस बार जो वोटिंग में ड्रॉप आया वो 18% नहीं, कहीं 1.5%, कहीं 2%, और चौथे फेज तक आते आते तो कई जगह बढ़ने लगा। तो वो जो ड्रॉप है वो अक्रॉस द बोर्ड है। अगर शहर में भी है तो गांव में भी है, तो आदमियों में भी है, तो औरतों में भी है, तो हिंदुओं में भी है, तो मुसलमानों में भी, सब जगह अक्रॉस द बोर्ड। एक पक्ष इसलिए वोट डालने नहीं निकला, क्या जरूरत है, मोदी जी तो जीत ही जाएंगे। दूसरा पक्ष इसलिए वोट डालने नहीं जा रहा है, कहे जाए आएगा तो मोदी ही, हम क्या करेंगे वोट डाल के। एक पक्ष आपको ये भी मिल जाता है, अरे यार जब ईवीएम में बेईमानी है तो हम क्यों जाके अपने धूप में अपने आप पागल बनाए अपने आप को, जीतेगा तो मोदी। तो ये चीज अक्रॉस द बोर्ड आपको नजर आई। एक, लेकिन जो हमारे अब हम आपको इलाहाबाद और फूलपुर का जिक्र करें, आप सोचिए पंकज भाई, इलाहाबाद में जब शुरुआती एस्टिमेट आए, हाहाकार मच गया था, 49% वोटिंग, 49% वोटिंग, इतना कम वोटिंग कहीं होता है? फिर बाद में होते होते 50 हो गया। अरे मियाँ, पिछली बार भी 50% था, पिछली बार तो 49.7। आप एक बार नेशनल एवरेज, फलाना एवरेज, ढिकाना एवरेज मत देखो, आप पीछे देखो पिछली बार फूलपुर में कितना वोटिंग हुआ था। फूलपुर का सबसे बड़ा वोटिंग हिस्सा है शहर उत्तरी, और शहर उत्तरी में वोटिंग परसेंटेज हिंदुस्तान में कश्मीर घाटी से कम गया था, 27% गया था। तो आप वो, मैं पिछले चुनावों की बात कर रहा हूं, तो उनका ट्रेडिशनल वोट ही कम जा रहा है, तो आप उससे आप क्यों। एक आखिरी बात देखिए पंकज भाई, मैं जमीन पे नहीं उतरता, मैं सैयद कासिम साहब की तरह, आपकी तरह जाके, मेरे पास 2-4 हजार लोगों के सर्वे नहीं है, सैंपल सर्वे नहीं है मेरे पास इतनी। मैं इनफैक्ट ये 80 में से 45 सीट घूम के आए कासिम साहब, आप बिहार घूम के आए हो, मैंने तो प्रयागराज नहीं छोड़ा, मैं तो लखनऊ तक जाना बंद कर दिया चुनाव के दौरान। लेकिन हाँ, मैं ये भी मानता हूं कि जब आप जाते हैं, पत्रकार भी इंसान होते हैं पंकज भाई, तो हमारी अपनी कुछ ना कहीं विजुअल थिंकिंग लगी रहती है, हम अपने नजरिए से भी देखते हैं, हम जिसको जिताना चाहते हैं, हम जिसको हराना चाहते हैं, कुछ कुछ हमारी नजर में भी फेर आता है। हम बेहतर हम हमारा अपना मैथमेटिकल सर्वे है, मैं हमेशा देखता हूँ, पिछले साल के आंकड़े देता हूँ, पिछले के पिछले चुनाव के आंकड़े देखता हूँ, पोस्टर्स की बात सुनता हूँ। एक आखिरी बात मैं जरूर कहूंगा कि आप जितने पोस्टर्स हैं उनकी अगर आप बात सुने, जिन्होंने वास्तव में सैंपल सर्वे किया है, जिन्होंने एग्जिट पोल्स किए हैं, जिनके पास नतीजे उनके मोबाइल फोन पे हैं, पर वो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन वो आपके टीवी पे आके फिर भी इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके मोबाइल में पूरा डेटा है, पर वो बोल नहीं रहे हैं। लगता है अनुपम जी फ्रीज हो गए हैं, और हाँ, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? फ्रीज हो गए, सिग्नल आउट है। लेकिन इनकी बातों को सुनकर के मैं एक सवाल सैयद कासिम जी आपसे पूछना चाहूंगा, मुझे लगता है इस सवाल का बेहतर जवाब आप दे पाएंगे। अगर स्थिति ऐसी है, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का अलायंस नहीं है, और आपको याद होगा इन दोनों के अलायंस की वजह से गाजीपुर में मनोज सिन्हा जैसे नेता हार गए थे। उन्होंने गाजीपुर के लिए बहुत काम किया, लेकिन वो हार गए। अभी समाजवादी पार्टी और बसपा एक साथ तो नहीं है, अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हैं, बसपा के भी उम्मीदवार वहां मैदान में उतरे हुए हैं। अब आप गाजीपुर की लड़ाई को किस तरफ जाता देख रहे हैं? क्या
वर्तमान समय में जब सपा, बसपा और भाजपा तीनों चुनावी मैदान में हैं, एक तरफ पारसनाथ राय हैं, दूसरी तरफ अफजाल अंसारी हैं और तीसरे तरफ बसपा के भी उम्मीदवार हैं, तो ये लड़ाई किस ओर जाता देख रहे हैं? किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं? क्या अफजाल अंसारी बड़े नाम है इसलिए वो जीत जाएंगे? क्या अफजाल अंसारी को सिंपैथी वोट भी मिल सकता है क्योंकि उनके भाई मुख्तार अंसारी गुजर गए? क्या मुख्तार अंसारी का उस तरह का दबदबा था या लोगों के बीच उनका उस तरह का रुतबा था कि सिंपैथी में लोग वोट करेंगे? या मुख्तार अंसारी के नहीं होने की वजह से और सपा बसपा में दूरी होने की वजह से अफजाल अंसारी का कद घट गया है और इस बार कहीं उनको हार का ना सामना करना पड़े? क्या ऐसी भी स्थिति दिखाई पड़ रही है? क्या स्थिति है गाजीपुर की, मैं आपसे समझना चाहूंगा। जी पहले तो अनुपम ने जो कहा उसमें एक चीज और जोड़ दूं कि 14 और 19 में अगर फर्क देखेंगे तो 19 में भारतीय जनता पार्टी सीटें कम हो गई थी लेकिन वोट प्रतिशत 50 के पास पहुंच गया था, 49.67 के करीब, 50 के करीब हो गया था। अब वो 50 वोट प्रतिशत जो है वो घटा के समाजवादी पार्टी अलायंस कितने परसेंट पे आ जाएगा तो 50 का मुकाबला कर लेगा और 50 कितना घट जाएगा समाजवादी पार्टी अलायंस के साथ चला जाएगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि कहा जाता है कि अनुसूचित जात का वोट जो है गठबंधन जब मायावती का था तो अखिलेश यादव के साथ ट्रांसफर नहीं हुआ। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये सवाल, ये एंगल मेरे ख्याल से हमारे पैनल के लिए भी और आपके लिए भी बड़ा कारआमद होगा। आलोक भाई, मायावती गठबंधन में थी, ट्रांसफर करा रही थी, नहीं गया, और आज पीडीए का हर नेता करता है कि बसपा का वोट हमको आ रहा है। ये एक इतना बड़ी खूबसूरत चीज है, इसको गौर कीजिएगा कि मायावती के भेजने पे नहीं गया, मायावती की रैलियां करने पे नहीं गया, मायावती का कार्डर लगाने पे नहीं गया। और आज ये मुझे बताते हैं लोग, मुझसे ही बात हुई कि साहब ऐसा है कि अम्बेडकर नगर दलित वोट सपा को आ गया, जो सुल्तानपुर दलित सपा को आ गया, गाजीपुर, अब मैं आ रहा हूँ गाजीपुर भी दलित वोट सारा जो है बसपा वाला वो अफजल अंसारी को जा रहा है, इसलिए कि मायावती जो है ना वो जो है वो लड़ नहीं पा रही। जब मजबूत लड़ रही थी गठबंधन के साथ तब वो भाजपा को चला गया, ये बताते हैं, और जब वो कमजोर हो गई तो सपा को आ गया। मतलब अजीब लॉजिक है, अजीब चीजें हैं, और हम लोग उसमें पागलों की श्रेणी में खड़े किए जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के दलाल कह दिए जाते हैं, तो स्वीकार है हमें। आपने पूछा गाजीपुर, देखिए गाजीपुर में मेरी राय सबसे अलग हो सकती है क्योंकि मैं मुख्तार अंसारी को गाजीपुर का दबंग नहीं मानता। मैं मुख्तार अंसारी को गाजीपुर का वो नहीं मानता कि उनके दबाव में वोट आता था। अपने लोकसभा में और अपनी विधानसभा में इस परिवार की अपनी एक पहुंच है और उस पहुंच के पीछे तमाम कारण हैं जो लोगों के जैसे होता है कि एक रॉबिन हुड टाइप की छवि जो बना लेते हैं लोग, उसके होते हैं। लेकिन अफजल अंसारी की लीड भी अच्छी खासी थी जब वो पिछला चुनाव जीते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर का इनको सहयोग हमेशा रहता था, वो नहीं है इस चुनाव, वो इस इलेक्शन में नहीं है। और गाजीपुर में राजभर का वोटों का अगर स्विच हो रहा है तो पहले ही लड़ाई से बाहर हो जाते हैं अफजल अंसारी, पहले ही सीधी। दूसरी चीज ये भी है कि मुख्तार के रहते हुए, मुख्तार की टीम के रहते हुए बूथ, पोलिंग, जगह, तरीका, मोबिलाइजेशन, लोगों को बनाना, सेट करना, चीजें आसानी से हो जाती थी। जैसे आज तमाम उत्तर प्रदेश के एक भारतीय जनता पार्टी समर्थित समाजवादी पार्टी से जीते हुए लोग भाजपा के लिए पूर्वांचल में वोट मांग रहे हैं, वो लोग कल तक अफजल अंसारी का वोट मांगा करते थे, एक पूरा सेक्टर होता था, उस सेक्टर के इंचार्ज हुआ करते। आज विधायक हैं समाजवादी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी के साथ, ऐसे लोग भी हैं। वो चीज नहीं रही। इससे अफजल अंसारी का चुनाव 2019 जैसा चुनाव नहीं है। और दूसरी चीज, एक शक की जो तलवार लटक रही कि सजा होगी नहीं होगी, चुनाव से बाहर हो जाएंगे, सजा हो जाएगी नहीं होगी, आज डेट कल पेशी, ये भी मतदाताओं को भ्रमित करती है। मुझे लगता है कि अफजल अंसारी के लिए बड़ी कठिन है डगर पनघट के। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।